नमस्ते बच्चों। तो जैसे कि पाठ नंबर 9 जिसका नाम है रथ चक्र, तो मैंने जैसे पाठ को एक्सप्लेन करते समझाते हुए मैंने बता दिया था, उसके पाठ को समझाया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर पार्ट को भी मैंने ले लिया था। और आज हम क्या करेंगे, पेज नंबर 74 के अंदर वहाँ एक ग्रामर पार्ट है जो मैं अपने लास्ट सेशन के अंदर नहीं कर पाई थी, तो उसका जो विवरण है आज लेने वाली हूँ। और आज मुझे पता है कि आप बहुत खुश होंगे, है कि नहीं। तो उस खुशी के साथ में आज हम एक ग्रामर पार्ट सीखेंगे, एक व्याकरण भाग सीखेंगे। तो व्याकरण की तरफ जाने से पहले वहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए, जो 2 वाक्य दिए गए हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो पेज नंबर 74 की तरफ देखते हैं। तो ऊपर की तरफ ही 2 सेंटेंस, 2 वाक्य दिए गए हैं, वो है इस प्रकार। बड़े भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। Now see, understand the sentence properly. When you understand the sentence, it's very easy to identify for you people. I'll tell you what we call for in English also for this one. Okay. The second sentence is पड़ोसियों द्वारा गड्ढे खुदवा दिए गए थे। तो सेकेंड सेंटेंस क्या है, पड़ोसियों द्वारा गड्ढे खुदवा दिए गए थे। तो यहाँ पे बड़े भैया ने, जो बड़ा भाई ने क्या किया, छोटे भाई के हाथ को थोड़ी बहुत देर तक ऐसे पकड़ा रहा। फर्स्ट वाक्य का अर्थ होता है और सेकंड वाक्य का अर्थ होता है पड़ोसियों द्वारा। तो बहुत सारे पड़ोसी लोग मिलकर क्या क्या खेत में गड्ढे खोद दिए थे, ताकि वहाँ उस गड्ढे में पेड़ को लगाना। तो पेड़ को लगाने के लिए बहुत सारे पड़ोसी मिलकर के वहाँ गड्ढे को खोद दिए थे। तो इन सी द बॉक्स व्हाट इज गिवन हियर। पहले वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है। तो क्रिया काम करना, कर्ता के अनुसार जो काम कर रहा है, इसलिए यह कृतवाच्य कहलाता है। इसलिए क्या कहलाता है, ये कृतवाच्य कहलाता है। तो सेकेंड में देखिए, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म पड़ोसियों द्वारा, तो पड़ोसी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है, अतः ये कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य और कृतवाच्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इन वाक्यों के आगे लिखें कि ये कृतवाच्य के हैं या कर्मवाच्य के हैं। तो आपको जस्ट थोड़ा सा बहुत इजी से अंडरस्टैंड करवाया है। पहले में सीधा वाक्य दिया गया है। तो यहाँ पे हम आज व्याकरण के अंदर हम क्या देखेंगे, वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। द वॉइसेस, दे आर 2 टाइप्स, दे आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे इंग्लिश में आता है कि नहीं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इसी तरह हिंदी में क्या बोलते हैं, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तो हिंदी में उसी तरह, हिंदी में भी इसके 2 भाग है, वो है कृतवाच्य और दूसरा है कर्मवाच्य। कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉइस को क्या बोलते हैं, वाच्य, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें मनुष्य खुद वाक्य बोल रहा होता है और एक में तो दूसरों द्वारा बुलवाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले वाले में उन्होंने करके दिखा दिया है, तो इनकी डेफिनेशन भी दिया गया है यहाँ पे। तो नाउ आई विल गो फॉर द एक्सरसाइज। यहाँ पे इन वाक्यों के आगे लिखे कि ये कृतवाच्य के हैं या कर्मवाच्य के हैं। आपको जस्ट आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये कैसे हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर द्वारा करके आएगा वहाँ पे। ओके, खुद ना करके दूसरों से करवाना, खुद काम ना करके दूसरों से, के द्वारा, काम दूसरों द्वारा किया गया, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ होता है कर्मवाच्य कहलाता है।
तो खुद मैं काम ना करके दूसरों द्वारा करवाना क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। तो यहाँ पे रीड द मेनी सेंटेंस हियर। द सेंटेंसेस आ रहा, मैं बहुत दिनों बाद गांव आया था। देखिए, मैं खुद बोल रहा हूँ वहाँ पे, कोई और नहीं बोल रहा वहाँ पे सेंटेंस, मैं खुद बोल रही हूँ। तो मैं बहुत दिनों बाद गांव आया था। तो आई जस्ट राइट द सेंटेंस हियर। द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, मैं बहुत दिनों बाद गांव आया था। तो ये मैं खुद बोल रही हूँ, यहाँ पे सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं है, मैं खुद सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद गांव आया था। तो ये है कृतवाच्य, मैं खुद बोल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कृतवाच्य। तो ये है कृतवाच्य। आई टोल्ड यू, कृतवाच्य के अंदर क्या होता है? क्रिया कर्ता के अनुसार काम करता है। तो क्रिया मीन्स कोई भी एक्शन वर्ड, तो क्रिया जो काम हो रहा है वो कर्ता के अनुसार होता है। तो ये क्या कहलाता है? कृतवाच्य कहलाता है। तो उसी तरह दूसरा देखेंगे, उसके द्वारा निबंध लिखा गया। तो उनके फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताया कौन सा कृतवाच्य कहलाता है और कौन सा कर्मवाच्य कहलाता है। तो आई राइट द सेंटेंस हियर। द सेकेंड वन, उसके द्वारा निबंध लिखा गया। तो यू नो व्हाट यू मीन बाय निबंध? निबंध मीन एसे। उसके द्वारा निबंध लिखा गया। तो ये है उसके द्वारा निबंध लिखा गया। तो आई टोल्ड वेयर दिस विल कम, कहाँ पे द्वारा आएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या कराएगा? कर्मवाच्य कहलाएगा। वहाँ क्रिया कर्म के काम के अनुसार चलता है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? जस्ट वेरी सिंपल, दैट इज कर्मवाच्य। तो ये क्या कहलाता है? ये कर्मवाच्य कहलाता है। तो वेरी इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने बताया कि आप वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ये, वेयर द द्वारा विल कम, वहाँ पे क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। जहाँ सिंपल सेंटेंस होता है वहाँ कृतवाच्य कहलाता है। कृतवाच्य मीन्स जो क्रिया कर्ता के अनुसार काम करता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। नाउ आई गो फॉर द थर्ड वन, बड़े भैया ने मुझे अपनी घड़ी दी। नाउ आई राइट द थर्ड सेंटेंस हियर। बड़े भैया ने मुझे अपनी घड़ी दी। यू नो व्हाट यू मीन बाय घड़ी? घड़ी हम किसे कहते हैं? आपको पता है कि नहीं? घड़ी किसे कहते हैं? घड़ी मीन्स वॉच हियर। टाइम पीस ऑल्सो वी कैन से, जिसमें हम टाइम को देखते हैं। तो द सेंटेंस इज, बड़े भैया ने मुझे अपनी घड़ी दी। तो बड़े भैया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे द फर्स्ट सेंटेंस के लिए क्रिया कर्ता के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं? तो क्रिया कर्ता के अनुसार काम कर रहा है। बड़े भैया ने मुझे अपनी घड़ी दी। तो ये कौन सा कहलाता है? ये अब मैंने बताया, जहाँ द्वारा आता है वहाँ पे कौन सा होता है और जहाँ पे ये आता है वहाँ पे कौन सा है? तो ये कहलाता है, तो ये आई जस्ट पुट ए मार्क हियर, तो ये कहलाता है कृतवाच्य। तो ये क्या कहलाता है? कृतवाच्य कहलाता है। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को क्या क्या कहते हैं। ऑलरेडी आई रोट हियर। नाउ आई राइट द फोर्थ वन हियर। व्हाट इज द सेंटेंस हियर? फोर्थ वन, तो माँ के द्वारा आम के पौधे लगाए गए। रिपीट द सेंटेंस। माँ के द्वारा आम के पौधे लगाए गए। आई राइट द सेंटेंस हियर। माँ के द्वारा आम के पेड़
लगाए, माँ के द्वारा आम के पेड़ लगाए गए। पेड़ या फिर यहाँ पे क्या है, आम के पौधे ऑल्सो पेड़ लगाए गए। नाउ दिस इज योर सेंटेंस। नाउ यहाँ पे मैंने फर्स्ट ही बताया था कि जहाँ पे द्वारा दिया गया है वो क्या कहलाता है, वो कर्मवाच्य कहलाता है। जहाँ पे द्वारा शब्द आता है वहाँ पे कर्मवाच्य कहलाता है। अगेन हियर द्वारा शब्द केम हियर, तो वहाँ पे क्या होता है, ये कर्मवाच्य कहलाता है। ये कहलाता है कर्मवाच्य। अगेन आई गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। बाबा उसी तरह रकम लुटाते रहे। रकम मीन्स पैसा, लुटाते रहे। तो अगेन आई रीड द सेंटेंस। बाबा उसी तरह रकम लुटाते रहे। तो आई राइट अगेन हियर, बाबा उसी तरह रकम लुटाते रहे। रकम मीन्स पैसा। तो देखिए बाबा उसी तरह रकम लुटाते रहे। तो यहाँ पे रकम मतलब होता है पैसा होता है। रकम मतलब क्या होता है, पैसा होता है। तो वो जो बाबा है अपने बेटे की तरह ही हर चीज़ पर ऐसे बिना सोचे समझे पैसे वो लुटाते ही रहते थे। तो बाबा उसी तरह रकम लुटाते रहे। तो जहाँ पे द्वारा आता है वहाँ पे कर्मवाच्य कहलाता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कृतवाच्य करके कहलाता है। तो देखिए ये बन गया आपका कृतवाच्य। मैंने बहुत ही ईजी से इसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो देखिए जहाँ पे द्वारा आता है वहाँ पे क्या कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। जहाँ सेंटेंस दूसरों द्वारा बोला जाता है या खुद बोला जाता है वहाँ पे क्या कहलाते हैं, कृतवाच्य कहलाते हैं। तो आई रोट देयर आर 5 सेंटेंस आई रोट हियर हाउ टू आइडेंटिफाई हियर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस में मैं बहुत दिनों बाद गांव आया था, तो मैं मीन्स मैं खुद बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिया कर्ता के अनुसार चल रहा है, काम जो व्यक्ति है उसके हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कहलाता है, यहाँ पे कृतवाच्य कहलाता है। तो सेकेंड है मैंने उसके द्वारा निबंध लिखा गया। तो मैंने अपने जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको बताया था जहाँ पे द्वारा आता है वहाँ पे क्या कहलाता है, आपको आंख बंद करके वहाँ पे क्या लिखना है, कर्मवाच्य करके वहाँ पे लिख देना है। और थर्ड वन है बड़े भैया ने मुझे अपनी घड़ी दी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्रिया कर्ता के अनुसार चल रहा है। तो ये क्या कहलाता है, कृतवाच्य कहलाता है। एंड आई विल गो फॉर द फोर्थ वन, माँ के द्वारा आम के पेड़ लगाए गए। तो मैंने पहले ही बताया था जहाँ द्वारा लगाया जाता है वहाँ क्या होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। द नेक्स्ट फिफ्थ वन, बाबा उसी तरह रकम लुटाते रहे। तो बाबा उसी तरह, रकम मीन्स आई टोल्ड यू द पैसा, द मनी। तो उसी तरह अपने बेटे की तरह वो लुटाते रहे। यहाँ पे वो सेंटेंस कर्मकर्ता के अनुसार चल रहा है, और कर्ता जो है क्रिया कर्ता के अनुसार यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या चलाता है, यहाँ पे कृतवाच्य कहलाता है। तो बहुत ही ईजी से मैंने आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे इसको लिखना है, आप आराम से थोड़े से ट्रिक को याद थोड़ी सी हिंट्स को याद रखोगे तो आराम से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं अपने 7th मेन की तरफ चलती हूँ। तो आपको पता है कि ग्रामर के हर पार्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने अभी एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में आपको बताया है। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन वहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन लास्ट सेशन के अंदर जो मैंने बताया है उसके एलॉबरेशन फॉर्म हम नेक्स्ट सेशन की तरफ देखेंगे। तो अभी हम अपने नेक्स्ट मेन की तरफ देखते हैं, वो क्या है, और का प्रयोग। तो यहाँ पे जो और का प्रयोग कैसे करना है, ये है और का प्रयोग। तो और का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, माता और पिता, भाई और बहन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो माता के साथ में हरदम पिता रहता है। तो ऐसे इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो
तो हाउ वेयर टू यूज़ दिस आई विल टेल यू हियर नाउ, सी इन देयर टेक्स्ट बुक। तो पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं, तो पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं, और मैं कांप कांप उड़ता हूँ, और मैं कांप कांप उड़ता हूँ। इन वाक्यों में और के प्रयोग में भिन्नता है। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू फर्स्ट सेंटेंसेस। ये पहले वाक्य में प्रविशेषण के रूप में, तो पहले जो देखिए पेड़ और भी ऊंचे ऊंचे लग रहे हैं, तो पेड़ जितना ऊंचा है बिकॉज ऑफ और की वजह से, और मीन्स पेड़ जितना ऊंचा और भी ऊंचे ऊंचे लग रहे हैं, मतलब पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं, तो वहाँ पे पहले में प्रविशेषण के रूप में यूज़ किया गया है। उसी तरह दूसरे में समुच्चय बोधक रूप में आया है। तो जो सेकंड वाक्य में जो और का प्रयोग किया है वो है समुच्चय बोधक के रूप में आया है। कुछ अन्य रूप में भी इसका प्रयोग होता है, वो क्या है, किसी और से भी पूछ लीजिए, तो कभी कभी ये प्रविशेषण के रूप में आता है। तो और का प्रयोग प्रविशेषण के रूप में आता है। एक र का और का प्रयोग सर्वनाम के रूप में, नाउ द थर्ड, तो कभी कभी क्या होता है ये वाक्य में सर्वनाम के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। और बच्चे कहाँ हैं, तो कभी के ये विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। तो कभी कभी ये विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। 10 रुपये और दो, तो 10 रुपये और दो, स्टिल आई एम हैविंग मनी, स्टिल यू गिव मी स्टिल 10 more rupees। तो कभी कभी ये क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये है क्रिया विशेषण। तो कभी कभी ये क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट क्या है, कभी कभी ये क्या होता है, और वह अब वह और अच्छी तरह काम करेगा। कभी कभी मैंने बताया कि ये कभी कभी ये प्रविशेषण के रूप में प्रयोग के रूप में, कभी ये सर्वनाम के रूप में, कभी ये विशेषण के रूप में, कभी ये क्रिया विशेषण में और का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस चैप्टर में जो ग्रामर पार्ट आया था, मैंने सारे को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझाया था कि हर विशेषण का भाग, हर चीज़ का भाग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और देखिए याद रहे कि हर कुछ करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कुछ करने की, तो यहाँ पे अपनी कक्षा के साथियों को किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में बताइए जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में सफलता प्राप्त की है। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति, वो है मुंशी प्रेमचंद, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। तो आपको पता है कि अब्दुल कलाम कौन है, इन्होंने और मुंशी प्रेमचंद का स्थान हिंदी भाषा में क्या है, हिंदी में इनका मुख्य स्थान क्या होता है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद कौन है, इनका स्थान हमारे हिंदी में इनका स्थान कौन सा है। तो मुंशी प्रेमचंद का स्थान हिंदी साहित्य में सबसे ऊंचा है। तो बहुत एक उनका जो स्थान है, उनकी जो अनेक कहानियाँ, जो अनेक कृतियाँ हैं, और इन कृतियों की वजह से इनका स्थान बहुत ही ऊंचा उठ गया था। इनका जन्म बनारस के पास लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। तो लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता अजयाब राय डाकखाने में लिपिक थे। तो इनके जो पिता थे डाकखाना में काम करते थे। जब ये 7 वर्ष के थे तब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। तो ये जो प्रेम मुंशी चंद जी थे, ये बहुत ही जब 7 साल के थे तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। इनका बचपन विमाता के ताने सहते हुए बीता। तो देखिए, तो पहली जब मुंशी प्रेमचंद की माता का 7 साल में स्वर्गवास हो गया था तो इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली।
तो माँ के ताने सुनते सुनते हुए इनका क्या हुआ, इनका जो बचपन गुजरता रहा। और देखिए प्रेमचंद ने जीवन सागर में अपने उन दिनों की दुर्दशा का वर्णन किया है। देखिए जीवन सागर में प्रेमचंद ने अपने जीवन सागर नामक बुक में अपनी दुर्दशा का, अपने बचपन की यादों का वर्णन वहाँ पे उन्होंने किया है। और देखिए गांव में जूते, पाँव में जूते ना थे, देह पर साबुत कपड़े ना थे। इन्हीं विषमताओं में इन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी। कैसी कठिन परिस्थिति थी, उनके ना तो पाँव में जूते थे और ना तो शरीर में कपड़े थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने कुछ वर्ष अध्यापन और फिर सरकारी शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किया। तो इस तरह वो अपने जीवन को आगे बढ़ते हुए, जीवन में पढ़ते हुए वो आगे बढ़ते ही रहे। अपने स्वतंत्र विचारों के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो किसी की बात को नहीं मानते थे, अपने स्वतंत्र विचारों के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और देखिए उन्होंने 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर में संग्रहित है। उन्होंने 300 कहानियाँ लिखी हैं और बहुत सारी कहानियों का अनुवाद भी इन्होंने किया है। और देखिए प्रेमचंद अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लिखते रहे। 8 अक्टूबर 1986 को इन महान लेखक का स्वर्गवास हो गया। तो देखिए कैसी महान कृति है इनका जीवन कैसे बीत गया। और बाद में 8 अक्टूबर 1936 को इनका स्वर्गवास हो गया। ये तो छोटी सी जानकारी मैंने आपको किसके बारे में दी, प्रेमचंद के बारे में दी थी। पर अब्दुल कलाम को तो आपने देखा ही होगा, आपको पता ही है, आपने पाठ के रूप में भी इसे पढ़ लिया होगा। पर थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में जान लें क्योंकि जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाने, हम तो सिर्फ अब्दुल कलाम बोलते हैं पर उनका जो पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम से जाना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता है। तो जाने माने अभियंता और वो राष्ट्रपति हैं। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु के एक कम पढ़े लिखे नाविक के घर 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। देखिए 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, है कि नहीं। इनके पिता जैनुलाब्दीन के पास ना तो औपचारिक शिक्षा थी और ना ही ज़्यादा धन, मतलब एक मिडिल क्लास का परिवार था। और देखिए कलाम ने 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष शिक्षा विज्ञान में समाधि की उपाधि प्राप्त की थी। और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह उसे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है कि नहीं। तो उनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम अत्यधिक लोकप्रिय थे। ये हरदम बच्चों और बड़ों के साथ में इनका ज़्यादा बहुत ही बच्चों और युवाओं के साथ में, बच्चों और जो नई युवा पीढ़ी है उनके साथ में हरदम वे उनका संबंध बनाए रखते थे। और 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया था। तो देखिए उनका निधन कैसी ऐसी परिस्थितियों में हुआ था ये वही जाने। पर ऐसे महान व्यक्ति का निधन 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया था। ये तो मैंने जस्ट छोटी सी जानकारी दी है आपको। ऐसे महान व्यक्तियों की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने इस पाठ के हर पहलू से आपको संबंधित करवा दिया है और पाठ का सारांश भी बता दिया था कि इसके अंदर कौन कौन आते हैं। और वहाँ पे आए मुहावरों के बारे में भी मैंने बता दिया था कि पाठ में कौन कौन से मुहावरे आते हैं और उनका किस तरह इम्पोर्टेंट होता है, मैंने बता दिया था। वहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एक मुहावरे दिए गए हैं, वो है चल बसना मीन्स मृत्यु होना। मैंने इसके जो लास्ट पार्ट में जो लास्ट में ने वो क्या है,
चल बसना मीन्स मृत्यु होना, और रास न आना मीन्स अच्छा न लगना, रास न आना मीन्स अच्छा ना लगना, वीर गति को प्राप्त होना मीन्स युद्ध में लड़ते हुए मारे जाना। तो हमारे जो वीर सेनानी हैं वो युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो युद्ध में जो भी लड़ते हुए जो मर जाता है उसे क्या बोलते हैं, वीर गति को प्राप्त होना। तो मैंने अपने वो जो क्वेश्चन आंसर्स में और सब में मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स को, शब्दार्थ को और लिखित और मौखिक प्रश्नों को भी मैंने बता दिया था, और वर्ण विच्छेद किसे बोला जाता है इसके बारे में बताया था, और मैंने सारे ग्रामर अंशों को पूरा मैंने बता दिया था कि कर्मवाच्य और कृतवाच्य किसे बोला जाता है, और इंग्लिश में से वाच्य को क्या बोलते हैं, वॉइसेस बोलते हैं। मैंने सारे सेंटेंस को आपको श्याम पर लिखकर बता दिया है कि कृतवाच्य और कर्मवाच्य को कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, और सेंटेंस को देखते ही हम उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने बॉक्स में ऐसे डाला जहाँ पे द्वारा आ जाता है वहाँ पे क्या कहलाता है, वहाँ पे कर्मवाच्य कहलाता है, और जहाँ सेंटेंस खुद के हिसाब से बोला जाता है वहाँ कृत्यवाच्य के रूप में लिया जाता है। और याद रहे कि और का प्रयोग किस किस रूप में लिया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि संधि विच्छेद करें, वहाँ पे मैंने सेपरेट द वर्ड्स को भी मैंने ले दिया था। तो यहाँ पे जैसे कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा लेखक परिचय देख लीजिए, क्योंकि लेखक परिचय मैंने थोड़ा सा ही बताया था। और याद रखिए कि लेखक परिचय, कुछ लेखकों का परिचय आपको अपने एग्ज़ाम में आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहाँ जो पेज नंबर 70 के अंदर दिया गया है, हिमांशु जोशी का जन्म सन 1935 में उत्तरांचल में हुआ था। तो ये जो हमारे रथ चक्र ये जो लेखक हैं उनका जो जन्म कहाँ हुआ था, उत्तरांचल में हुआ था। पत्रकार तथा रचना कथाकार के रूप में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई। तो ये एक रचनाकार के रूप में और कथाकार के रूप में बहुत ही फेमस हुए थे। स्वभाव से यात्रा प्रेमी जोशी जी ने अनेक यात्रा वर्णन लिखे। तो ये जहाँ पे भी अपनी यात्रा करने के लिए जाते थे उसका वर्णन एक बुक में कर देते थे, जो कथा के रूप में बाहर निकलता था। इनकी कहानियों के नाट्य तथा रेडियो रूपांतर अनेक भाषाओं में प्रसारित होते रहते हैं। तो इनका जो कार्यक्रम है, इनके जो पुस्तक है, इनके जो बुक्स है, वो क्या करते हैं, रेडियो में प्रसारित होते ही रहते हैं। और देखिए, और उन्होंने छोटे छोटे वाक्य, इनकी शैली की विशेषता, ये जिनकी जो कथा लिखते थे इनमें बहुत ही छोटे छोटे वाक्य होते थे, ये बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखते थे, ताकि पढ़ने वाले को भी आराम सहज हो और समझने भी बहुत ही सरलता हो। उन अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित जोशी जी के कुछ लोकप्रिय कहानी संग्रह इनके सूरज चमके, आधी रात और अंगार की आग, आरण्य अंगुली यथार्थ। तो ऐसे न जाने हिमांशु जोशी ने ना जाने कितनी पुस्तकों को इन्होंने लिखा था, जिसके आधारित पर हमने ये कहानी जो हमने रथ चक्र लिया था, इसमें भी यही मनुष्य की भावनाओं पर डिपेंड था। अगर अकाल मृत्यु हो जाने पे भी मनुष्य धैर्य को नहीं खोना चाहिए। इसके बारे में इस पाठ का यही सारांश दिया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ पाए, इसके बारे में इस पाठ के अंदर दिया गया है, जिसका नाम है रथ चक्र। नाम लेते ही उस पाठ का सारांश हम जान सकते हैं। तो मैंने इस पाठ के हर अंश को बहुत ही आसानी से देख लिया और जान लिया था। तो याद रहे कि बच्चों की ये जो पाठ मैंने हर अंश को, हर चीज़ को मैंने आसानी से आपको समझा दिया था। तो आज के इस सेशन के होमवर्क के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज के सेशन के अंदर होमवर्क देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है होमवर्क पार्ट के अंदर, वहाँ पे पेज नंबर 74 है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वाच्य को बदलकर लिखें। दैट मेन ऑलरेडी प्रेजेंट इन 74। आपको क्या करना है, उस मेन को पढ़ना है
और मैंने क्या हिंट्स बताए थे उसको याद रख करके आपको एक बार अपनी होमवर्क बुक में लिखना है। दे आर ओनली 5 sentences. Why I am giving, so that if it's come in the exam also you can write very easily. It is a most important part of the grammar year. तो इससे आशा करूँगी कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी और अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।